जेएसएफसी गुजरात सरकार की प्रमोटेड कंपनी है और फर्टिलाइजर की बड़ी रेंज की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। कंपनी के जून तिमाही के जो नतीजे आए हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे। जेएसएफसी के फाइनेंस और लीगल के सीनियर वीपी और सीएफओ एसके बाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बाजपेयी जी, आफ्टरनून, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद वहाँ पर। देखिए, जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है मार्जिन्स में, सर सबसे पहले तो उसके पीछे जो ट्रिगर्स हैं, जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं, उसके बारे में बताइएगा। और दूसरा, अब क्योंकि इन नंबर्स को देखकर सवाल ये खड़ा होता है कि ये सस्टेन कितना कर पाएंगे, और अगर सस्टेन करना भी आप का प्लान बना रहे हैं तो हेडविंड्स जो हमें फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं उनसे आप कैसे जूझेंगे, उसके लिए क्या रणनीति होगी? मैंने बहुत सारे सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए हैं बाजपेयी जी, एक एक करके आप जवाब दे सकते हैं। थैंक यू मैम। अभी जो आपने इस तिमाही के नतीजे हमारे आए हैं वो बहुत अच्छे हैं जी। रेवेन्यू ग्रोथ 1% है, लेकिन इसमें एक यूरिया जो हमारा रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट था वो 2 जून को हमने कमीशन किया था, जिससे कि 40,000 मीट्रिक टन ऑफ यूरिया प्रोडक्शन जो है ना वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए 1% है। अदरवाइज 9 और 10% की हमको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलती। बाकी पीवीटी आप देखेंगी तो YOY बेसिस पे 63%, और अगर क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस पे देखेंगी तो 108% का ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टर ओवर क्वार्टर में भी रेवेन्यू आप देखेंगी तो भी हमने 14% ग्रो किया है। इनके पीछे कारण यही रहा कि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं अभी नए, वो इस तिमाही में हमने 3 प्रोजेक्ट कैपिटलाइज किए हैं, जिसमें कि 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं। एक हमारा चारणका में 15 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा, जिससे कि हमको ये जो बिजली मिलती है वो बहुत सस्ती मिलती है, और हमारा जो गैस टरबाइन से हम बिजली उत्पादन करते थे या हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बिजली खरीदते हैं उससे सब्स्टिट्यूट हुआ है। इससे हमको बिजली पावर कॉस्ट में बहुत कमी देखने को मिली। दूसरा जो यूरिया पावर प्रोजेक्ट था वो रिवैम्प कर दिया है हमने, जिससे कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। भारत सरकार ने भी यूरिया प्लांट के लिए टारगेटेड एनर्जी नॉर्म्स दिए हैं, जो कि हमने आफ्टर दिस रिवैम्पिंग अचीव कर लिया है, जिससे कि हमारी नेचुरल गैस की खपत जो है बहुत कम हो गई है। तो इससे रॉ मटेरियल कॉस्ट और पावर कॉस्ट में काफी कमी आई है, जिससे कि ये जो हमको एबिटा ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि हमारा बढ़ के 9% तक करीब हो गया है, वो अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये एक वन ऑफ नहीं है। ये एक जो भी हमने प्रयास किए हैं अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे हमको लाभ प्रदान करेंगे। बाजपेयी जी, थोड़ा सा अब जो शेप अप हो रहा है Q2 उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मॉनसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो सोइंग नंबर्स हैं वहाँ पर भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ, लेकिन अब जो ग्रोथ मोमेंटम है ये और कितना बढ़ेगा Q2 में, ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मानसून बहुत अच्छा है। थोड़ा प्री मानसून जल्दी मानसून आ गया था, लेकिन अभी जिस तरह से फर्टिलाइजर की किल्लत कहीं-कहीं देखने को मिल रही है, स्पेशली यूरिया और डीएपी में, उसको देखते हुए कंपनी ने पूरा प्रोडक्शन टाई अप कर लिया है। यूरिया टू रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट जो हमने अभी हाल में कमीशन किया है, उससे हमको फुल कैपेसिटी का प्रोडक्शन मिलने लगा है, जो कि हम यूरिया सप्लाई के लिए किसानों को दे रहे हैं। जहाँ तक डीएपी का सवाल है, उसकी कॉस्ट इकोनॉमिक्स फेवरेबल नहीं है इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मेजर रॉ मटेरियल जो फास्फोरिक एसिड है उसके दाम बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में। करीब $1258 अभी ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे कि डीएपी प्रोडक्शन हमको नुकसान देता है। इसलिए हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया है एपीएस प्रोडक्शन के साथ और अदर एनपीके ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि ज्यादा बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है। डीएपी में केवल फास्फोरिक एसिड और अमोनिया होता है, जबकि एपीएस में अमोनियम फास्फेट और सल्फर का कंटेंट भी रहता है, जी जिससे कि आपको बाजपेयी सर, ये सवाल मैं आपसे वापस से लूंगी, फिलहाल थोड़ा सा आपको हम रोकना चाहेंगे। जी बाजपेयी सर, माफ कीजिएगा, बीच में आपके जवाब को मुझे रोकना पड़ा, लेकिन जहाँ तक जेएसएफसी के अब Q2 ट्रिगर्स की बात है, काफ़ी उम्दा तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो अब फैक्टर इन करेंगे। तो सर अब उम्मीदें हमें कितनी रख लेनी चाहिए, जो आप समझाइश भी हमें दे रहे थे बेहतर मानसून की और उसके इम्पैक्ट की, तो हमारी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन सेटिंग, जैसे
कि करंट लिंगो में उसको कहा जाता है, वो कैसे करें फिर Q2 के नंबर्स के लिए? मैडम, नंबर देना तो जरा मुश्किल है, लेकिन हम जी, इतना जरूर कहेंगे कि जो जी। ये नंबर्स हैं, इससे बेहतर नंबर ही हम Q2 में रिपोर्ट करेंगे। हुँ। 1 महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है जुलाई का, तो हमको मालूम है कि हम जो हमारी प्रोग्रेस है और जो नंबर सेट ऑफ नंबर्स हम देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से खाद की बहुत कमी है, डीएपी का स्पेशली, तो हमने 4 शिपमेंट फॉरेन से टाइड अप कर रखे हैं, जिससे कि नेक्स्ट महीने या इस महीने से आनी शुरू हो गई है अभी डीएपी फर्टिलाइजर, जो कि तुरंत हम फार्मर्स को उपलब्ध कराएंगे और तुरंत उसका रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर में न केवल मतलब टॉप लाइन अच्छी देखने को मिलेगी, पर बॉटम लाइन पे भी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यूरिया का हमने कमीशन कर लिया है, उसका फुल हमको एडवांटेज सेकंड क्वार्टर में देखने को मिलेगा, जिससे कि सेकंड क्वार्टर के पीबीटी, प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटर मार्जिन इससे और अच्छे होने की उम्मीद है। राइट। यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि फर्टिलाइज़र के अलावा हम लोग आईपी सेगमेंट जो होता है हमारा केमिकल सेगमेंट, उसमें भी हमने पॉजिटिव इस बार ग्रोथ दर्ज की है। हालाँकि केमिकल मार्केट बहुत डल हमारे लिए रहा है पिछले कुछ हफ्तों कुछ तिमाहियों से। पर अभी लास्ट क्वार्टर में हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि वो भी पॉजिटिव हमको कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 4 से 5% एबिटा मार्जिन हमको दे रहा है। इसमें हमने कैप्रोलैक्टम और मेलामाइन, जिनका कि चाइना से बहुत डंपिंग होता है इंडिया में, तो हमारे लिए वो प्रोडक्शन के बाद उसको मार्जिन इतना मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था। तो हमने दूसरे उसको कैप्रोलैक्टम का एक बाई प्रोडक्ट है अमोनियम सल्फेट, वो हमको अच्छा मार्जिन दे जाता है। और कैप्रोलैक्टम का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है एक एचएएस करके, जिससे कि हम एक एचएक्स सल्फेट नया हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि फार्मा इंडस्ट्री में जाता है। तो उसमें भी हमको काफ़ी अच्छा मार्जिन देखने को मिलता है। तो ये सब जो हमने अमोनिया ट्रेडिंग भी हमने चालू की है, क्योंकि अमोनिया का रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है अभी फ़िलहाल, और जो हमको बाहर से सस्ती अमोनिया मिलती है, उसको हम ट्रेड थोड़ा कर लेते हैं, जिससे कि हमको आईपी सेगमेंट में अच्छा मार्जिन भी देखने को मिलेगा। तो ये फर्टिलाइज़र और आईपी अगर दोनों अच्छे सेगमेंट चले नेक्स्ट क्वार्टर में, तो हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑलराइट। सर, अब एक ऐसे मुद्दे की बातचीत जो कि गरमाया हुआ है और वो है टैरिफ इशू। बहुत उतार चढ़ाव इसको लेकर चल रहा है। अब ये उतार चढ़ाव फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट्स को लेकर कितना इम्पैक्ट डालेगा इंडस्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, ज़रा इसको लेकर हमें समझाइश दीजिएगा। सही बात है, जो टैरिफ का प्रोविजंस है उससे फर्टिलाइजर तो इतना इम्पैक्ट नहीं है हमारे लिए एज ए कंपनी, लेकिन हाँ, आईपी सेगमेंट में ज़रूर हम जो मेलामाइन एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उससे हमको थोड़ा-सा तकलीफ होगी। लेकिन हमने दूसरे मार्केट देख लिए हैं, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमने यूरोप में अपना एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है मेलामाइन का। जहाँ तक फर्टिलाइजर की सवाल है, फर्टिलाइजर का जो रॉ मटेरियल P2O5 यानी फास्फोरिक एसिड और अमोनिया मेजर कंटेंट हैं, वो जनरली सऊदी अरबिया और मोरक्को, इन कंट्रीज से आते हैं, जिससे कि हमको बहुत अमेरिका के टैरिफ रिजिम से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमको उम्मीद है कि ये मार्केट स्टेबल हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, जिससे कि हमको डीएपी और जो भी फास्फोरिक एसिड जो भी महँगे दर पे हैं, या तो वो करेक्ट करेक्ट लेवल पे आ जाएँगे। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी अनाउंस करती है हर 6 महीने में, तो वो ड्यू हो जाएगी 1 अक्टूबर से। तो अगर ये प्राइसेस के कारण जो भी सब्सिडी में फेरफार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, उससे भी हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी। चलिए, वाजपेयी सर, आप जुड़े और नतीजों के हर फ्रंट पर विस्तार से बातचीत की, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम छोटे से ब्रेक के लिए